So what we were discussing is Article 245 gives power to both the government, state government and central government. अब होता क्या है कि गवर्नमेंट बोले तो इंडिया, इंडिया बोले तो यार इंडिया में स्टेट वाले भी है, सेंट्रल वाले भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता था कि कौन इनकम टैक्स लॉ बनाएगा या इनकम टैक्स के रिलेटेड प्रोविजन कौन बनाएगा। इसलिए हमने आर्टिकल 246 बना के रखा हुआ है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट बोला जाता है, लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट बोला जाता है और लिस्ट 3 को कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। यूनियन लिस्ट में जितनी भी आइटम है, 100+ आइटम है कुछ यूनियन लिस्ट में, उस आइटम में अगर आपका कोई भी नाम आ जाता है एक्ट का या कोई भी प्रोविजन आ जाती है वहां पे, तो उसका एक्सक्लूसिव राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो वहां से मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि भैया एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है ना, ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां पे लिखा है कि भैया इनकम टैक्स लेने की पावर, एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसलिए इनकम टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हो। कोई भी 1 रुपया भी इसका स्टेट गवर्नमेंट को आप पे नहीं करते। इट्स नॉट लाइक जीएसटी। जीएसटी हाइब्रिड लॉ है, ये एक्सक्लूसिव लॉ है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, इनकम टैक्स लॉ डिवाइड हुआ है सेक्शंस में। सेक्शन इनकम टैक्स पूरा लॉ पहले तो चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है, चैप्टर्स डिवाइड हुए सेक्शंस में, सेक्शंस सबसेक्शंस में, सबसेक्शन क्लॉजेस में, ठीक है ना। तो हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स लॉ बात करता है स्कोप, एक्सटेंट, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। स्कोप, एक्सटेंट, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। सर इनकम टैक्स का स्कोप क्या है? इनकम टैक्स का स्कोप ये है कि जहां पे भी इनकम होगा वहां पे टैक्स लगेगा, जहां पे भी इनकम होगा वहां पे टैक्स लगेगा, ये इसका स्कोप है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख के दिया हुआ है। एंट्री नंबर 82 में क्लियरली लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो इसका ये मतलब है कि अगर फ्यूचर में कभी एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स भी करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा, एक्सटेंड। कभी भी आप किसी भी लॉ का एक्सटेंड की आप बात करते हो, एक्सटेंड मतलब ये लॉ कहां तक लगेगा, तो ये लॉ होल ऑफ इंडिया तक लगेगा। होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? पूरे इंडिया के ऊपर लगेगा। पूरे इंडिया का मतलब क्या होता है, तो फटाफट बताता हूं, अभी उसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इंडिया डिफाइन किया गया आर्टिकल 1 ऑफ इनकम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया क्या होता है। तो जब मैं इंडिया बोलता हूं तो ऐसे जरूरी नहीं कि लैंड मास के ऊपर ही आप इनकम कमाओगे, नहीं, लैंड मास के ऊपर इनकम कमाओगे तभी भी टैक्स हो जाएगा। लेकिन इंडियन वाटर में भी अगर आपने इनकम कमाया, तो इंडियन वाटर कहां तक होता है, तो इंडियन वाटर 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। कहां तक? 12 नॉटिकल। जीएसटी में इसका ज्यादा हम बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में इतनी बात नहीं करनी, यहाँ पे जरूरी नहीं है, फिर भी बता रहा हूं कि 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होता है, ठीक है ना सर। इसका ये मतलब होता है, और उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक भी हम इंडिया की डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं। एक्चुअली वो 200 नॉटिकल माइल्स तक भी बोला जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं, जहां पे ऑयल रिग होती है वहां पे, तो वो वाला पार्ट छोड़ दो आप, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इसको ईईजी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे जहां पे ऑयल रिग होती है, जहां पे एक्सप्लोरेशन का काम चालू है, खाली वही पार्ट इंडिया होता है। यहां तक ये पूरा का पूरा पानी बाय डिफॉल्ट इंडिया है, इसलिए इसको TWI बोलते हैं हम लोग। TWI का फुल फॉर्म होता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। मतलब ये इंडिया की टेरिटरी है। तो इंडिया की टेरिटरी जमीन पे नहीं खत्म होती, इंडिया की टेरिटरी जमीन के आगे 12 नॉटिकल माइल्स पे खत्म होती है। अब कुछ लोगों को नॉटिकल माइल्स मतलब क्या हो नहीं पता होगा, तो कभी भी स्पेस मतलब एयर में और वाटर पे जो डिस्टेंस मेजर होता है वो नॉटिकल माइल्स में होता है, याद रखो। लैंड पे जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो लैंड पे, वो किलोमीटर पे करते हो। तो किलोमीटर का आपको अंडरस्टैंडिंग है, यू अंडरस्टैंड 1 किलोमीटर कितना होता है ना, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपको बाइक वगैरह आप चलाते हो तो आपको पता है ये किलोमीटर कितना होता है। तो 1 नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.83 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली बात नहीं करना है हमको। तो डबल मान लीजिए आप, नॉटिकल माइल किलोमीटर का ऑलमोस्ट डबल होता है। तो जब मैं 12 नॉटिकल माइल्स बोल रहा हूं तो ऑलमोस्ट आपको वो मल्टीप्लाई करके आपको फिगर निकालनी है कि कितने किलोमीटर की हम बात करें, तो उतना पानी इंडिया का पानी है। तो मुझे पूछना क्या आपसे कि जमीन पे पैसे कमाओगे तो इंडिया में टैक्स लगेगा, पानी के ऊपर पैसे कमाओगे तो, सब पानी के ऊपर पैसे कमाए जाते हैं,
अब आप गोवा के बाजू में हो, गोवा में चले जाओ, देखो गोवा में जो बहुत सारे कसिनो लगे हुए हैं वो किस पे है, पानी में ही, और बहुत दूर नहीं है, मतलब इंडियन ओशन में ही है, वो नजदीक ही है, मतलब उनको भी इनकम टैक्स इंडिया का ही लगता होगा। यहाँ तक क्लियर है? सर पानी के अंदर पैसे कमाओ तो इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है, सी बेड बोला जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब पानी के नीचे की जमीन, वहां पे अगर आप पैसे कमाओगे तो वहां पे कैसे पैसे कमाते हैं, तो कुछ टरबाइन वगैरह लगाया जाता है वहां पे, तो जब हाई टाइड लो टाइड होता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पानी के अंदर भी अगर आपने पैसे कमाए तभी भी इंडिया में इनकम टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंडिया ही है। मतलब पानी के ऊपर का पैसा भी इंडिया का ही, पानी के अंदर जो जमीन है उस पर भी कमाए तभी भी इंडिया का ही। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर ये जो जमीन और हमारा पानी है उसके ऊपर स्पेस है ना, इसको इंडियन स्पेस बोलते हैं ना। इसरो का फुल फॉर्म ही है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो हमने चंद्रयान वगैरह लॉन्च किया। तो ये ऊपर का जो एयर है, अगर इसमें अगर आप पैसे कमाओगे तभी भी आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। तो आज टेलीकॉम कंपनी क्या करती है, हमारे स्पेस में या हमारे एयर में जो स्पेक्ट्रम होता है उसको यूज करते हैं ना, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपका जो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G अभी चालू है, 5G लॉन्च होने वाला है, तो इट इज स्पेक्ट्रम। तो आपको नहीं लग रहा है स्पेक्ट्रम यूज करके जो पैसा कमाया जाता है उसके ऊपर भी इंडिया में ही क्या लगता होगा, टैक्स लगता होगा। तो बताना क्या है कि जब मैं बोलता हूं इनकम टैक्स एक्ट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, तो आपको समझना क्या है भैया, इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या समझना है कि खाली जमीन पे नहीं, लैंड पे भी इनकम टैक्स लगता है, वाटर पे भी इनकम टैक्स लगता है, अंडर वाटर भी इनकम टैक्स लगता है, और स्पेस में भी, इंडियन स्पेस में भी अगर आप पैसे कमाते हो तभी भी इनकम टैक्स लगता है, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? चलो आगे, इसका कुछ हो सकता है? तो हमने स्कोप देखा, एक्सटेंड देखा, तीसरा हमको देखना है कि भैया टाइटल क्या होता है। ओके कोई भी लॉ का आप जब टाइटल की बात करते हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइटल, शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये नाम देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये शॉर्ट टाइटल है कि लॉन्ग टाइटल है? तो ये शॉर्ट टाइटल है, ठीक है ना। और अगर आप सेबी लिखोगे तो, सेबी एक्ट बोलोगे तो शॉर्ट है कि लॉन्ग है? और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट बोलेंगे तो भी शॉर्ट टाइटल ही है। हम फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल में फर्क कुछ ऐसा होता है कि जब भी लॉ का पर्पस उसके नाम में लिखा जाता है, आप याद रखो, जनरल नॉलेज है, वैसे काम का नहीं है, कभी भी लॉ का पर्पस जब उसके नाम में ही होता है तो उसको लॉन्ग टाइटल बोला जाता है, और जब लॉ का पर्पस उसके नाम में नहीं लिखा होता तो उसको शॉर्ट टाइटल बोला जाता है। तो लॉन्ग टाइटल के कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये एक्ट क्यों आया? बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करने के लिए। फेमा, फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्यों आया? इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, इनफ्लो और फ्लोस को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए आया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, रेगुलेट भी करने आया और डेवलप भी करने आया, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो, जब आपको पर्पस समझ रहा है तो वो टाइटल कौन से होते हैं? कंपनी एक्ट क्यों आया? रेगुलेट कंपनी, इनकॉर्पोरेट कंपनी, डिसॉल्व कंपनी, लिक्विडेट कंपनी, क्यों आया? पता नहीं चल रहा है, शायद सब कुछ कर रहा है। इनकम टैक्स भी क्यों आया? नहीं पता, नहीं नाम से नहीं पता चल रहा है। जीएसटी क्यों आया? नहीं पता, नाम से नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए इन सब का नाम क्या है, टाइटल कौन से? ये सब शॉर्ट टाइटल है, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट को इनकम टैक्स एक्ट ही आपको बोलना है, आईटी एक्ट नहीं बोलना है। आईटी एक्ट बोलते हो तो इंडिया में मिसअंडरस्टूड किया जाता है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसलिए आपको हमेशा इनकम टैक्स को कभी भी रेफर करोगे तो उसको पूरा बोलना है, पूरी इज्जत देनी है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। आपका छोटा भाई नहीं कि आप उसको पिंटू चिंटू बोल दो, ठीक है। हाँ, तो टाइटल जो उसका जो दिया है वही आपको बोलना है। आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी क्या होता है कि भैया कब से एप्लीकेबल हुआ ये लॉ, ये लॉ कब से एप्लीकेबल हुआ? तो 1961 में आया हुआ है और फाइनेंशियल ईयर से चालू होता है ये। तो 1/4/19 क्या लिखो, 1962 है, 1961 नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जो पहला असेसमेंट ईयर हुआ रहेगा, इनकम टैक्स लॉ हमेशा असेसमेंट ईयर में अप्लाई होता है, तो पहला जो असेसमेंट ईयर हुआ रहेगा वो 62-63 होगा। जो चालू ही हुआ रहेगा 1 अप्रैल 1962
62 से, तो इसलिए 1961 नहीं है। नहीं तो यूजुअली हम अगर पूछते आपको कि कंपनीज एक्ट आपको कब एप्लीकेबल हुआ रहेगा, तो आपको बोलना है 2013 में, क्योंकि कंपनी लॉ 2013 में बाय ऐसा होता है ना कि जिस साल में जीएसटी लॉ 2017 में आया, तो कब कौन से ईयर में आया रहेगा, 1 जुलाई 2017। यूजुअली उसी साल में वो अप्लाई होता है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ अगले साल से अप्लाई होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो आगे चले। ये हो गया आपका सेक्शन 1।